तो आज हमारी फिर से मैप की क्लास है ना। मैप की क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताओ? बांग्लादेश पढ़ लिए थे? ऐसा तो नहीं हुआ था। 1971 का युद्ध पूरा हुआ कहाँ था अभी? हाँ तो वही पढ़ेंगे। ये हमने क्या बनाया पता है, इधर पूरा पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं। तुम लोगों के लिए नया होगा, ठीक है ना, बाकियों के लिए पुराना वही है, सबको पता होगा। अभी हम यहाँ पे खींचेंगे कुछ, तुम लोग बताना ये क्या है। जल्दी बताओ, फटाफट आने चाहिए, जवाब आने चाहिए फटाफट। बताओ बताओ क्या है, ये क्या बनाया है? हाँ अरे ये एक पहाड़ी है, पाकिस्तान का क्षेत्र है ना। ये कौन सी पहाड़ी है पाकिस्तान में? मकरान की पहाड़ी। जल्दी जल्दी बताना, ये कौन सी है? ये सुलेमान की पहाड़ी। और ये वाली? और ये वाली? नमक की पहाड़ी। सबको पता है ना? कोई डाउट है अभी किसमें? नहीं ना। मकरान, सुलेमान, किरथर और नमक की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पहाड़ी किधर क्षेत्र में पाई जाएंगी? उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र में? किधर? उत्तर में मिलेंगी या दक्षिण में? अरे बेवकूफ, पश्चिम में मिलेंगी। हमने बताया तो ज्यादातर पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? पश्चिम में मिलेंगी। उत्तर दक्षिण में पहाड़ियाँ मतलब कुछ भी हम ही बोलेंगे वही जवाब देना, उसमें से अलग से अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है ना। कहाँ मिलेंगी सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ? हाँ पश्चिम में, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र इधर कैसा है, रेगिस्तान का इलाका है ना। इधर यहाँ तुम्हारा राजस्थान पड़ेगा, इधर पंजाब पड़ेगा, ये मैदानी क्षेत्र है ना। यहाँ पे पाकिस्तान के 2 राज्य पड़ते हैं, दोनों राज्य के नाम बताओ। ये ऊपर वाला, नीचे वाला? सिंध। अच्छा एक बात और पूछते हैं, ये बताओ यहाँ पे ये जिला है जो पाकिस्तान का क्या है, राजधानी है, सबको पता है ना, इस्लामाबाद। ये किस राज्य में पड़ता है? फटाफट। हाँ खैबर पख्तूनख्वा में पड़ती है। इसकी राजधानी कौन सी है, राजधानी पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। अच्छा ये वाला क्षेत्र कौन सा था? कराची। ये वही क्षेत्र जहाँ से हमने इसको भगाया था 1965 में, भाग के कहाँ गया था? ये ग्वादर है ना। ये वाला पूरा तबाह कर दिया था हमने, इतना इसको फोड़ा था हमने। कितने दिन तक जला था ये वाला? 1 महीने तक जला था, है ना। आज फिर वही करेंगे हम लोग, आज फिर इसको फोड़ेंगे, है ना। तो ये लोग थोड़ा नए नए तो पीछे से रिवाइज करते हैं ना। आज हम लोग पाकिस्तान में युद्ध देखने वाले हैं, हमारे जो युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ में। हमने 1965 वाला युद्ध देख लिया है पाकिस्तान का। हम लोग कौन सा युद्ध देखने वाले हैं? 1971 का। तो हम लोग आज देखेंगे भारत पाक का, हाँ भारत पाक युद्ध 1971 वाला, ठीक है ना। इस युद्ध का कारण क्या होगा बता सकते हो कोई लोग? भारत का बंटवारा 1971 में। अब ये बांग्लादेश का बंटवारा, बंगाल का बंटवारा तो 1907 में 6 में हो गया था। तो 71, हाँ 2 थे। देखो हम बताते हैं, एक ये वाला जब हमारा बंटवारा हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, तब 2 बनाए गए थे। पाकिस्तान 2 थे, भारत एक ही था, पर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में था। एक ये वाला क्षेत्र था, ये पाकिस्तान था, और एक आज के समय में जो बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान ही कहा जाता था। इसको कहते थे, जो बांग्लादेश है इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो अभी पाकिस्तान है इसको क्या कहते थे? पश्चिमी पाकिस्तान, है ना। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं थे, है ना। इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, तो फिर यहीं पर गड़बड़ जाती थी, है ना। इनके साथ बहुत अत्याचार करते थे। इसीलिए क्या हुआ, जब 1970 में यहाँ पे चुनाव हुए, कब हुए? हाँ 1970 में जब चुनाव हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग चुनाव हार गए। हाँ पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान वाले। और जीता कौन? पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता, है ना, वो जीत गया। उसका नाम क्या था? हाँ शेख मुजीबुर रहमान, है ना। ये जीत गया चुनाव भाई साहब। अब गेम यहीं से पलट जाता है। अच्छा 1970 के टाइम पे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन रहेगा? हाँ कौन रहेगा? भारत में पीएम रहेंगी उस समय, हाँ आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इनके अलग ही जलवे हैं, इनसे कोई पंगे लेने का इतनी जल्दी सोचता नहीं है, कोई सोचता है इतनी जल्दी पंगे लेने का, ये तगड़ी चीज़ है। अच्छा फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ है पीएम इंदिरा गांधी, और इधर चुनाव कौन जीत गया है? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं, है ना। इधर साइड के लोगों को ये लोग पश्चिमी पाकिस्तान वाले ज़्यादा वैल्यू दे नहीं रहे थे, है ना। तो इधर अगली बार क्या हुआ, इस बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने इनको जितवाया, जिससे वैल्यू इनको मिल सके, यहाँ पे इनकी कुछ बातें रखी जा सकें। अब ये 1970 के लास्ट में चुनाव हुआ, ये चुनाव जीत तो चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैटर गड़बड़ हो रहा था। इनको सत्ता नहीं ट्रांसफर की जा रही थी, सत्ता का परिवर्तन इनके हाथों में सत्ता नहीं आ रही थी। सत्ता अभी भी किसके पास में थी? पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के पास में ही सत्ता थी, है ना। अब ये बार बार कह रहे थे इनके पास सत्ता ट्रांसफर नहीं हो रही थी, चुनाव तो जीत गए थे, पर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही थी, है ना। फिर ऐसे करते करते इन्होंने एक भाषण दिया था 7 मार्च को, है ना। 7 मार्च को भाषण देंगे तो ये तो अगला साल आ जाएगा 1971, है ना। क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? नहीं कुछ तो है। देखो वो वाला थोड़ा पर्दा बंद करो, इसमें लाइट आ रही है। देखो क्या हुआ, नहीं पंखे से कोई दिक्कत नहीं है, पंखा चलने दो। देखो 1970 में चुनाव हुए थे, और 70 में इनको सत्ता ट्रांसफर नहीं की गई थी। ये बार बार प्रयास कर रहे थे, पर फिर भी इनके पास पावर नहीं आ रही थी, है ना। अभी भी पावर किसके पास थी? पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के पास थी, है ना।
फिर क्या हुआ, ये ऐसा करते करते फिर भड़केंगे थोड़ा बहुत। अब भड़कने के बाद में क्या करेंगे, ये भाषण देंगे, कहीं इधर उधर नेता हैं तो भाषण देंगे। अब जब भाषण देंगे ये लोग, तो भाषण में क्या कहेंगे, हमको जब तुम सत्ता ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे हो तुम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की, तो क्या करेंगे, हम अपना दूसरा देश बना लेंगे। भाई हम अपना अलग हैं, ये भी तो नहीं उसी में क्षेत्र में एक में जुड़ा हुआ तो दिक्कत होगी, हम अलग हैं, अपना दूसरा देश बना लेंगे। नहीं करनी वैल्यू तो हम अपनी खुद ही कर लेंगे, अपने मन से जो कर पाएंगे वो करेंगे, यही ना। तो इन्होंने यही किया, कहा कि हम अलग देश बना लेंगे। यही बात उन्होंने भाषण में कही 7 मार्च 1971 के, है ना, 7 मार्च 1971 के भाषण में उन्होंने कहा कि हम बांग्ला ये इधर का पूरी पाकिस्तान को एक अलग देश बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या हुआ, इनको लगा चलो पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ बात कर लेते हैं, कुछ हो सकता है हमारी बातों को सुना जाए, है ना। तो ये यहाँ से भाई साहब चले और यहाँ आ गए इस्लामाबाद। हाँ, यहाँ आए और यहाँ 25 मार्च को ये पहुँचे। कब पहुँचे, 25 मार्च 1971 को। और इन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी बात रखी कि हमारे पास सत्ता ट्रांसफ़र की जाए वरना हम अलग देश बना लेंगे, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता था, बहुत मुश्किल था, ऐसा होना बहुत मुश्किल था। अभी क्या किया, यहाँ के लोगों ने तानाशाही दिखाई, कहा कि नहीं ठीक है तो फिर हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हें ही गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे गिरफ्तार हो गए। अभी जब कोई भी बड़ा नेता जो जीता है, जिसने जिसको वोट दिया है, उसको किसी इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या होगा, हाँ नहीं, जनता हाँ भड़केगी, जनता क्या करेगी, जनता विद्रोह कर देगी, है ना। और क्या होगा फिर, दंगे होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे दंगे होने लगे। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी, यहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान से इन्होंने अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दी और यहाँ पे करने लगे अत्याचार। और अत्याचार छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा अत्याचार था। ऐसा अत्याचार कि अगर रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उससे घिनौना रिकॉर्ड नहीं हो सकता कोई, है ना। यहाँ के आर्मी वालों ने कैंप लगा लगा करके यहाँ पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, यहाँ की महिलाओं का रेप किया था, है ना। और वो भी ऐसे नहीं, मतलब कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी कि 16 से 18 साल के इस कैंप में जाएंगे, 18 से 20 साल के इस कैंप में, या 22 साल के इस कैंप में, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई थी। इतना भीषण वहाँ पे अत्याचार इनके साथ में हुआ था। लगभग 4 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। और वो ऐसे वैसे नहीं, लड़कियों का रेप उनके पिताजी के सामने किया गया था और पिता को, उसके बाप को मार मार के उससे ज़बरदस्ती करवाया गया था। इस प्रकार का अत्याचार, सोचो उसका लेवल कितना होगा। लगभग कितने, 4 लाख रेप किए थे इन लोगों ने। और कौन कर रहा था, पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी, है ना, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इसकी आर्मी ने लगभग 4 लाख रेप किए थे। तो ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी ये है। 4 लाख थोड़े होते हैं। अब सोचो जब कहीं किसी देश में ऐसा हो रहा होगा तो क्या होगा वहाँ पे। तुम्हारे देश में, अगर तुम्हारे क्षेत्र में आसपास कहीं ऐसा हो रहा हो, कोई आर्मी या कोई भी ऐसा आकर के इस प्रकार का विद्रोह करे या इस प्रकार की कुछ घटना करे, तो क्या करोगे तुम लोग, बवाल काट दोगे, है ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो तुम ट्राई करोगे ना अपने प्रकार से, अपने पास से जो तुम्हारे आसपास के रहने वाले, तुम्हारे अपने परिवार के साथ के लोगों के साथ में अगर ऐसा हो रहा होगा तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, मरने मारने पे उतारू हो जाओगे, कुछ ना कुछ तुम भी करोगे। तो क्या हुआ, वहाँ के जो युवा वर्ग थे या जो सक्षम थे शारीरिक रूप से, वो विद्रोह करने लगे, है ना, कि हम इनका समर्थन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ ही एक्शन लेंगे। तो लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया और विद्रोह करते करते क्या किया, एक विद्रोही गुट बना लिया। क्या बनाया, हाँ, विद्रोही गुट बना लिया। इस विद्रोही गुट का नाम कोई बताएगा, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी एक गुट बना लिया, ठीक है ना। यही मुक्ति वाहिनी नाम से आगे के दल ये चला। और ये जब विद्रोह कर रहा था तो इनके पास तो हथियार थे नहीं, ये लाठी डंडा लेकर के आएंगे, पर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे है, इसके पास में एडवांस हथियार होंगे, है ना। तो एडवांस हथियार के सामने तुम लाठी डंडे से क्या कर सकते हो, कुछ हो सकता है नहीं। ऐसे में तुम केवल मार खाओगे, पिटोगे। और हाँ, यहाँ पे तुम्हारे 30 लाख लोगों को मारा इन्होंने, 30 लाख मर्डर किए, सोच रहे हो, हाँ 30 लाख मर्डर किए, इतने सारे लोगों को इन्होंने मारा जो विद्रोह कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे इनकी घटनाओं का। वहाँ पे 30 लाख लोग मारे गए, 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया। सोचो कितना ज़्यादा भीषण वहाँ पे अत्याचार हो रहा होगा, ठीक है ना। तो जब ये विद्रोह करते हैं, इतना ज़्यादा लोग मरने लगते हैं, तो लोग भागेंगे फिर वहाँ से, है ना। अब वहाँ से लोग भागने लगे। अब भागेंगे, दुनिया में कहीं भी कोई भागता है तो कहाँ जाता है, उसके पास केवल एक ही उपाय रहता है कि चलो भारत चलो, है ना। भारत सबसे सेफ जगह है, किसी को भी कोई दिक्कत हो, चलो भारत, उठाओ बुरिया बिस्तर, चलो, है ना। तो भारत की तरफ चले, दुनिया में कहीं भी कुछ हो, भारत सबसे सेफ है। अच्छा, भारत में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम भारत में सेफ नहीं हैं, है ना। कहते नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम भारत में सेफ नहीं हैं।
पर दुनिया भर में जो कहीं सेफ नहीं है वो भाग के भारत ही क्यों आते हैं, अगर भारत इतना सेफ नहीं तो? क्योंकि हमारा कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम का। दुनिया में कहीं भी कोई हो सब कुछ हम ही शरण देते हैं, है ना। तभी हम विश्व गुरु कहे जाते थे। अभी फिलहाल हमारी उतनी ज़्यादा वैल्यू रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी हाँ। तो क्या है, हम अब भी वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। आज भी म्यांमार में जब मुसलमान लोग कहते हैं, मुसलमान कंट्री हैं, एक दूसरे का बड़ा समर्थन करती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ थोड़ा ही एक किसी नेता ने बयान दिया, उसके खिलाफ बहुत सारे बड़े बड़े देशों से मुसलमान कंट्रियाँ जो हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ, उनके बयान आने लग जाते हैं बड़े बड़े कि ये कर देंगे भारत में, ये बैन कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। उसी में से एक तुर्की है, उसको लगता है कि वो हमारे यहाँ से गेहूँ नहीं खरीदेगा तो भारत की इकॉनमी गिर जाएगी, है ना। अलग ही जलवे हैं, नहीं खरीदो मर जाओ भूखे, हमसे क्या जाना है ना। तो ऐसे ही बड़े बड़े बयान आने लगते हैं। कतर जैसे देश होते हैं, छोटे होते हैं, जितना बड़ा वो देश है उतने बड़े हमारे यहाँ जिला होते हैं, है ना। वो हमारा विरोध कर रहे हैं कि हम भारत के लिए कोई फ्लाइट नहीं ले जाएंगे या कुछ ऐसा, है ना। वो हमारा विरोध करते हैं। वहाँ पे इनका मुसलमान जो जितने लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उनका इस्लाम धर्म जग जाता है। ऐसे में जब भारत के अंदर की बात होती है, थोड़ा एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, नेता ने, उस पर इतना बड़ा बवाल, इंटरनेशनल बवाल बना दिया। अभी इसके पड़ोस में यहाँ हमारे इधर म्यांमार एक देश पड़ता है, म्यांमार पता है ना सबको, है ना। वो बौद्ध देश है, पता है सबको, बौद्ध है वहाँ पे। पर वहाँ पे एक मुसलमानों की भी एक प्रजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं रोहिंग्या मुसलमान, है ना। यहाँ अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की एक मूर्ति तोड़ी जाती है तालिबानियों द्वारा, है ना। और इधर ये रोहिंग्यों को पीट पीट के कसने लगते हैं, यहाँ म्यांमार में भगा देते हैं। अभी सारे रोहिंग्या कहाँ आकर के बस गए? भारत में, पश्चिम बंगाल में, इधर साइड में, असम में सब बस गए हैं पूरे। तब कोई नहीं कहता, उससे कहे जाके कि हम ये बैन कर देंगे, वो बैन कर देंगे। सबका जोर भारत पे ही चलता है ना। सब भारत पे ही बैठे हैं घूम घुमा के। म्यांमार से कहे जाके कोई, उससे नहीं कोई कुछ कह लेता, वो भगा रहा है सबको मार मार के वहाँ से। कहे जाके चीन से कहे कोई, चीन में पाए जाते हैं मुसलमान, वो कहता है कि दाढ़ी वो नाप के देता है टाइप कि हाँ इतनी दाढ़ी बना सकते, इससे ज़्यादा तुम दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, अगर बढ़ाओगे तो टैक्स लगेगा। बुर्का नहीं पहन सकते, स्कर्ट पहनो, वहाँ जाओ करो जाके। यहाँ बुर्के पे बवाल हो जाता है ना कि बुर्का पहन के स्कूल में जाएंगे। चीन में करो, विरोध करो भाई, तुम करते ना, भारत के साथ करने लगते, बड़े बड़े देश आ जाते हैं विरोध कराने के लिए। चीन के साथ करो, कोई लोग नहीं करते कोई, तो सेलेक्टिव है ये लोग, सबके साथ नहीं एक जैसा बर्ताव करते, सबके साथ अलग अलग है। जिसको कमज़ोर थोड़ा देख लेते हैं उसको वैसा करते हैं। पर अभी हमारी सिचुएशन सुधर रही है, इतने कमज़ोर हम नहीं रह गए हैं। अभी जो जैसा करेगा हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, है ना। अभी हम घुस के मारने वाले लोग हो गए हैं। अभी तक हम सुन लेते थे, सीज फायर का उल्लंघन होता था, हम आराम से सुन लेते थे, बैठ जाते थे, चलो कोई बात नहीं, हम शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम सीज फायर का कुछ भी जो भी हमारी बात हुई थी उसका हम पालन करेंगे। वो लोग रोज़ हर तीसरे दिन किसी हमारे सैनिक को मार रहे थे। अभी क्या करते हैं, अभी हम घुस के मारते हैं। तो मार के जाओगे, हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, है ना। तो इतना सारा यहाँ पे अत्याचार हुआ। अब मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भाग भाग के हमारे देश आने लगे। लगभग 10 लाख लोग आए थे। कितने आए थे? हाँ, 10 लाख शरणार्थी थे। 10 लाख शरणार्थी भाग करके भारत में आने लगे। अब जब भारत में आएंगे तो उसमें भारत में पीएम कौन है? हाँ, आयरन लेडी है, इंदिरा गांधी। अभी उससे कोई मदद मांगेगा तो क्या होगा? मदद करेगी वो? बिल्कुल करेंगी, बम्पर तैयार है मदद करने के लिए। इंदिरा गांधी से मदद मांगी मुक्ति वाहिनी ने कि कहा मैडम मेरी मदद करो। दुनिया को पता था कि ये जब तक है तब तक भौकाल है, लड़ाई तो कर लेगी, भले ही बर्बाद हो जाए पर लड़ने के लिए तैयार है ना। कहा मैडम मदद करो। उसने कहा ठीक है मदद करेंगे। इन्होंने बुलाया अपने कमांडर को। भारत में कमांडर कौन था उसमें? पूरा नाम बताएगा कोई? सैम हारमूद जी, जमशेद जी, मानिक शाह, है ना। तो मानिक शाह उस समय हमारे सेना के कमांडर थे। तो इंदिरा गांधी बुलाएंगी मानिक शाह को? बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी? बिल्कुल बुलाएंगी। बुलाया मानिक शाह को, कहा कि आइए देखिए, ऐसा करिए, ये दिल्ली है, यहाँ पे इंदिरा गांधी बैठी होंगी, राजधानी हमारी, यहाँ से बुलाया होगा। कहा कि देखो भाई क्या मैटर है यहाँ पे चल रहा है, इनको थोड़ा शांत कराओ। पाकिस्तान से अगर लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उसके लिए सोचना मत, हम देख लेंगे बाकी जो होगा, है ना। अब मानिक शाह ने कहा ये मैटर तो गड़बड़ है, हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, अभी तो युद्ध हम नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि अभी कैसा है, अप्रैल का महीना है ना, अप्रैल 1971 का महीना है। और इनको पता है कि अप्रैल में इधर बंगाल में क्या हो जाता है, मानसून आ जाता है इधर, है ना। इधर मानसून आ जाएगा अप्रैल में। हमारे यहाँ तो आता है बीच में, उत्तर प्रदेश की इधर बात करें, दिल्ली उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जून जुलाई में आता है ना। पर यहाँ अप्रैल से ही मानसून आ जाता है। इनको पता था कि मानसून के दौरान हम दूसरे देश में जाकर के इतनी जल्दी आक्रमण नहीं कर सकते, जितना मुश्किल हो जाता है।
है ना। अगर तुम किसी दूसरे के घर में जाकर मारने की कोशिश करते हो तो कम से कम 9 गुना ज़्यादा पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए, है ना। अगर तुम किसी के घर में जाके मारते हो तो उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। अगर तुम सोचो किसी को मारना है किसी उसके घर में जाके, तो तुम्हारे पास कितनी पावर होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तुम्हारे 9 गुना ज़्यादा पावर होनी चाहिए। 1-2 गुना ज़्यादा पावर लेकर के जाओगे तो पिट जाओगे वहाँ, ठीक है ना। तो ये बात पता थी उनको कि हम अप्रैल में वहाँ पे युद्ध नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या किया, हमने वेट किया। मानिक साहब ने बता दिया कि हम अभी युद्ध नहीं करेंगे, आपका अगर मानना है तो हम नवंबर में कर लेंगे, उसके बीच में युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो इंदिरा गांधी ने कहा क्या तब तक बैठ के इंतजार करोगे, देखोगे ये इनका रेप कर रहे हैं, इतने लोगों को मार रहे हैं, लोग भाग भाग के भारत आ रहे हैं, क्या हम इंतजार करेंगे इतने दिनों तक? बोलो, इंतजार नहीं करेंगे। यही तो बात है, हम तैयारी करेंगे। इंतजार करना अलग बात होती है, हम तैयारी करेंगे तब तक, है ना। जो आदमी उधर से भागा थे उनको तैयार कर, हाँ, जो उधर से शरणार्थी यहाँ से मुक्ति वाहिनी के जो युवा भाग रहे थे यहाँ से, या जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, वो लाठी डंडे से कर रहे थे। उनके पास उतने उन्नत हथियार नहीं थे, उनको उन हथियारों को चलाने की तरकीब भी नहीं पता थी, वो ट्रेंड नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमारी भारतीय सेना ने क्या किया, मुक्ति वाहिनी को, हाँ हमारी सेना ने इनको ट्रेनिंग दिया, इंडियन आर्मी ने, है ना। इनको किसने ट्रेनिंग दिया, इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दिया। कहा कि देखो ऐसे तुम लड़ोगे तो नहीं जीत पाओगे। अभी हमारे पास जो कुछ 4-5 महीने का टाइम है, इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तुमको हम ट्रेन कर देंगे कैसे तुमको लड़ना है। इन महीनों में, बरसात के महीनों में हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, यहाँ के लोगों को ट्रेन किया कि तुमको लड़ना कैसे है इनके साथ में, ठीक है ना। तो इसको बैठ के इंतजार करना तो नहीं कहेंगे, है ना। प्लानिंग जरूरी होती है हर चीज़ के लिए, कोई भी काम करने चलो प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। ऐसे थोड़ी ना कि चल दिए बस लड़ाई करने, ऐसा नहीं होता है। देखना होता है, पूरा प्लान बना के तब जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक बचपन में एक कहावत थी, ऐसे कहानी लोग बताते थे कि ज़्यादा होशियार वाले लोग जो होते हैं तो क्या करते हैं, अगर उनसे पेड़ काटने को कहा जाएगा, 2 लोग अगर हैं, 2 लोग, ऐसे कहानी बताई जाती थी कि 2 लोग हैं, उनसे पेड़ काटने को कहा गया, तो एक ने क्या किया, बस जुट गया कुल्हाड़ी लेकर के और काटने में लग गया। और एक ने क्या किया कि वो पहले उसने धार लगाई, तो दूसरा देख रहा था कि ये तो बेवकूफ़ है, बैठे बैठे धार लगा रहा है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर जब उसने काटना स्टार्ट किया तो उसकी कुल्हाड़ी तेज़ हो चुकी थी और वो उससे जल्दी काट लिया, है ना। तो ये होती है प्लानिंग, है ना। तो ऐसे ही हमने भी प्लानिंग की कि लड़ना तो है हमको, पर ऐसे थोड़ी ना कि जाएंगे बस तुरंत लड़ने लगेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो हमने पहले मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया कि युद्ध लड़ाई तुम्हारी है, फ्रंट पे तुम ही लड़ोगे, है ना। हम तुम्हारे बैकअप पे खड़े रहेंगे, क्योंकि दूसरा देश है पाकिस्तान, दूसरा देश, अगर हम लड़ेंगे तो फिर हाँ अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाएगा ये, है ना। 2 देश आपस में ऐसे नहीं लड़ सकते। बाद में तुम लड़ना, तुमको हम बैकअप दिए रहेंगे, जरूरत पड़ गई अगर तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मैटर साइड में रहेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी है, चलेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मैटर चला लेंगे, देख लेंगे, है ना। तुम लड़ो, पहले शुरुआत तुम करो, फिर हम देख लेंगे। तो क्या किया इंदिरा गांधी ने, अपनी सारी सेना क्या कर दी, बांग्लादेश के तीनों तरफ लगा दी, है ना। ये सारी सेना कहाँ लगा दी, हाँ सारी सेना इधर लगा दी और मुक्ति वाहिनी को यहाँ से भेज दिया, कहा कि जाओ तुम बांग्लादेश में अपने देश जाओ और वहाँ पे युद्ध करो, जाके लड़ो जाके। अब ये लोग इधर से जा चुके थे। भारत ने अपनी ज़्यादातर सारी सेना कहाँ भेज दी थी, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, है ना। 3 तरफ से बांग्लादेश को घेर लिया था और इधर बचा एक साइड ये वाला, यहाँ पे हमने अपना जहाज लगा दिया। कौन सा बताओ, बता चुके हैं ये, क्रांति INS विक्रांत, है ना। ये हमारा जहाज था, जो पानी का जहाज होता है ना, जिससे हम हथियार रख सकते हैं, जिससे हम हमला कर सकते हैं, मिसाइल चला सकते हैं, प्लेन उस पर हम उतार सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एयर डिफेंस भी हो जाएगा और नेवी का भी डिफेंस हो जाएगा। INS विक्रांत हमने यहाँ पे तैनात कर दिया, मतलब चारों तरफ से हमने इनको घेर लिया था। अब इनको भागने नहीं देंगे, ठीक है ना। इधर हमारी भूमि में तो आ नहीं सकते, ज़मीन जो हमारी भारत की है इसमें तो कैसे भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। और दूसरी बात, इधर से भी भागने नहीं देंगे, भागने देंगे, नहीं भागने देंगे। तो हमने इनको घेर लिया था। अब मुक्ति वाहिनी अंदर ही अंदर फोड़ रही थी, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ने लगी थी, धज्जियाँ उड़ रही थी कि नहीं। अब मुक्ति वाहिनी ट्रेंड हो चुकी थी, हथियार भी हमने सप्लाई कर दिए थे, सारा व्यवस्था उनके लिए करा दी थी। तो अभी पाकिस्तान के लिए महंगा हो गया था ये सब मैटर, है ना। अभी हमने नवंबर में इनको फोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब देखो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ गद्दार लोग होते हैं, भारत में भी पाए गए, वो तुम्हारा अलग मैटर है ना। तो हर जगह होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। विभीषण हर जगह पाए जाते हैं, वो कुछ ना कुछ पोल खोल ही देते हैं इधर उधर। हमारे यहाँ से भी कोई गया होगा, किसी ने पोल खोल दिया, उन्होंने कहा कि देखो ये सारी की सारी ज़्यादातर आर्मी इन्होंने बांग्लादेश की तरफ लगा दी है, पूरी पाकिस्तान की तरफ, और इधर जो हिंदुस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है, इधर राजस्थान और पंजाब के साइड में, इधर इनकी आर्मी बहुत कम है। तो राजस्थान में यहाँ पे एक चौकी, एक पोस्ट पड़ती थी, उसका नाम था लोंगेवाला। क्या नाम था, लोंगेवाला, ठीक है ना। अभी ये बॉर्डर मूवी वाला सीन है। बॉर्डर मूवी देखी किसने किसने देखी, बॉर्डर मूवी नहीं देखी सनी देओल वाली, बाकी तुम लोगों ने नहीं देखी, नहीं देखी, अरे बताओ उसमें क्या,
चलो कोई बात नहीं, नहीं देखिए तो हम दिखाते हैं, पूरा सीन दिखाएंगे तुमको। तो ये लोंगेवाला की लड़ाई है। यहाँ पे इनको पता चल गया कि भारत के केवल 120 सिपाही ही यहाँ पे, 120 सैनिक ही यहाँ पे तैनात है। कितने? 120, मात्र 120 सैनिक, है ना। और इनमें से जो इनका कमांडर है वो कौन है? हाँ, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। कौन है ये? हाँ, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी हैं जो इस टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं 120 लोगों में से। मेजर लिख देते हैं ना, अब ठीक है ना। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी होते हैं, ये सिख थे, सरदार, है ना। अब यहाँ से पाकिस्तान आया 120 लोग, उसको पूरी जानकारी है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 120, और 120 लोगों को मारने के लिए कितने हथियार लेकर के आएगा वो? 100 टैंक। यहाँ से वो 100 पैटर्न टैंक लेके आ रहा है। कितने? हाँ, 100 पैटर्न टैंक नहीं, 6000 नहीं, हाँ। और यहाँ पे 2800 सैनिक लेकर के आया है। मतलब सही गुरुजी का तब भी हाँ, ये होता है ना, जब कोई आप खुद नहीं बता पाएंगे, दूसरा बताएगा तो उस पर हंसेंगे, है ना। ये देखो, कहते हैं ना हर जगह लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे लेडीज फर्स्ट कहाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे कोई जवाब नहीं आएगा, पूछो 4 बार में, बताओ बिटिया, बता दो, ऐसे बैठे रहेंगे, देख ही नहीं रहेंगे। कोई ऐसा लगता है इनसे बात ही नहीं कर रहे, कुछ आराम से बैठी है ना। तो हाँ, बताओ तो कम से कम। उनका नहीं, यहाँ पे नहीं लेडीज फर्स्ट होगा। हर जगह जहाँ पे बेनिफिट होगा वहाँ पे लेडीज फर्स्ट, और जहाँ पे कुछ पूछना बताना होगा ना, बैठी आराम से, कोई मतलब नहीं। जैसे है ही नहीं, यहाँ कहानी सुनने आई है, भारत पाकिस्तान से यही बॉर्डर मूवी दिखाएंगे इनको यहाँ, है ना। ये बता चुके हैं, ये नए बच्चों के लिए दोबारा रिवीजन करा रहे हैं। तो 2800 पैदल सैनिक, मतलब जो सैनिक हैं उनके, वो, और 100 पैटर्न टैंक लेके आए हैं। ये पैटर्न टैंक उसको अमेरिका से मिले थे, अमेरिका ने उसको दिया था, कहा कि देखो ये तुमको जो हथियार हम दे रहे हैं पैटर्न टैंक, दुनिया में कोई इनको मार के गिरा ही नहीं सकता, इतने मजबूत हैं, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो इनको मार सके, है ना। लेकिन ये बात तो उसने उसमें भी कही थी, सेवर जेट में कही थी, नहीं कही थी, पर हमने उसको गिराया था। और वो भी किससे गिराया था? जो सबसे घटिया हमारा विमान था, नाड से हमने सेवर जेट को गिराया था। तो इसमें क्या बात है ना। 100 पैटर्न टैंक लेकर के आ गए भाई साहब, कहाँ पे? हमारे लोंगेवाला में। इनको एग्जैक्ट जानकारी थी कि हमारे पास 120 सैनिक ही हैं, और जब हमारे सैनिकों को, जो हमारे 120 सैनिक थे, इनको जानकारी नहीं थी। इनको जानकारी मिली कि जो सैनिक लेकर के आ रहे हैं ये 2800 नहीं, ये 6000 हैं। इनको 6000 की जानकारी मिलती, तो वास्तव में ये 2800 ही थे, है ना। तो यहाँ पे जो कुलदीप सिंह चांदपुरी है ना, उन्होंने इनको इंदिरा गांधी को फ़ोन लगाया कि मैडम यहाँ पे अब इन्फोर्समेंट भेजो, अपने अब सेना हमको चाहिए बैकअप के लिए। तो मैडम ने कहा कि देखो अभी हमने इधर लोहा ले लिया है, तो अभी भेज नहीं सकते, अभी इधर का ही मैटर देखेंगे। तुम ऐसा करो, वो पोस्ट छोड़ दो, चले आओ, हम बाद में वहाँ निपट लेंगे। पर कुलदीप सिंह चांदपुरी तो सिख हैं, छोड़ देंगे ऐसे? सरदार है, ऐसे कैसे छोड़ देगा है? तो सरदार है, वो क्या करता है? वो कहता है 1.25 लाख कितने एक लड़ाऊँ, है ना। अभी ये है कितने? 6000 तो हैं, इनको 6000 की जानकारी थी, कहा 6000 हैं, हम 1.25 लाख से एक लड़ते हैं, और फिर तो 120 हैं, काउंट करो कितने हो जाएंगे। इतने लेकर के आए तब हटेंगे यहाँ से, वरना हटेंगे नहीं। तो कहा कि हम हटेंगे नहीं। ये वही वाला सीन है, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो वही जो बॉर्डर मूवी में सनी देओल बने हैं, है ना, वही है। तो कहा कि हम छोड़ के हटेंगे नहीं, कहा कि प्लानिंग करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर हम यहाँ से हटेंगे नहीं। या तो जाएंगे तो शहीद होकर के जाएंगे, या तो इनको हम शहीद करके वापस भेजेंगे, यहाँ से हम भागेंगे नहीं, है ना। ये होता है सेना का जज्बा। अब इन्होंने प्लान किया कि ऐसे भागना नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है ना, राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में ही लोंगेवाला पोस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने किया, ज़मीन में एक नाली जैसा खोद लिया, बड़ा नाला सा गहरा, जिसमें पूरे सैनिक उसके अंदर खड़े हो सकें और दिखे ना। बहुत दूर तक इन्होंने खोद के पूरी अंदर अंदर नाली बना ली, है ना, बाउंड्री पूरा बना के अंदर हो गए। तो वहाँ से कोई भी सैनिक नहीं दिख रहा था। फिर क्या किया इन्होंने, कहा कि देखो हमारे यहाँ कितने ऐसे हथियार हैं जिनसे हम इनसे लड़ सकते हैं। तो देखा इन्होंने, क्या मिला इनको, इन्होंने देखा हाँ इनके पास 3 माइंस थे। क्या था? 3 ही माइंस थे। और टैंक कितने उड़ाने थे? हाँ, टैंक कितने थे? 100, और माइंस 3। कैसे 100 टैंक को उड़ाएंगे? मान लेते हैं अगर एक माइंस एक टैंक को उड़ा सकती है, तब भी 3 ही टैंक उड़ेंगे इनके, है ना। मैंने कहा बिछाओ, सबसे आगे लगा दो वही 3 माइंस। फिर कहा कि 120 लोग हो, खाना लाया सब लोग? कहा हाँ सब लोग लाए हैं। कहा कि अपना टिफ़िन निकालो। 120 लोगों के टिफ़िन कितने हो जाएंगे? 120 टिफ़िन हो जाएंगे। अब ये रेगिस्तान का इलाका, यहाँ बालू की कमी है नहीं, कहा भरो इसके अंदर, है ना। भर दिया अपने अपने टिफ़िन में, बालू भर दिया। कहा बिछा दो, इधर बिछा दिया ज़मीन में गड्ढा खोद खोद के। सबसे आगे लगाया उन्होंने वही 3 पैटर्न टैंक, वो जो माइंस थे। कहा कि यही। अब यहाँ पे जो इनका पाकिस्तान का सैनिक कमांडर था, वो आगे आगे चल रहा था कि अभी 120 ही तो हैं,
लड़ लेंगे, निपट लेंगे, क्या ही बात है। तारिक मीर थे इनके कमांडर, आगे ही आगे चल रहे थे बराबर कि देखेंगे अभी इनसे लड़ लेंगे। 120 है, हम 100 टैंक लेकर चल रहे हैं, कैसे लड़ेंगे देखेंगे। अब वो आगे आगे चले थे, सबसे आगे हमने माइंस बिछा रखी थी, उड़ गए पहले ही, प्रस्थान करके पहले ही माइंस थे। फिर उनको लगा अरे इनके पास ज़्यादा हथियार है नहीं, 1-2 होंगे, आगे बढ़े, एक और उड़ गया, 2 माइंस इनके टैंक उड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं रुके, तीसरा फिर उड़ गया, क्योंकि हमारे पास 3 माइंस थी। अब इनकी हवा ख़राब हो गई है ना, अभी इनकी हवा ख़राब हो गई। सोचे यार हमको लगता है झूठी जानकारी हमको मिली है, इनके पास हथियार ज़्यादा हैं, हमारे सारे टैंक उड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा कमांडर उड़ गया, तारिक मीर है ना, वही चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ हो गया मैटर, यहाँ पे लगता है हमको जानकारी गलत मिली है, इनके पास हथियार हैं, है ना। इन्होंने फ़ोन किया, मंगवाया अपने इंजीनियर, कहा कि आओ और सारे यहाँ पे माइंस बिछे पड़े हैं, सारे माइंस निकालो यहाँ से। अभी क्या हुआ, 9 बजे के आसपास इन्होंने आके हमारे ऊपर किया था रात के, है ना। और रात के 9 बजे जब ये इनके टैंक उड़ने स्टार्ट हुए हैं तब इन्होंने बुलाया इंजीनियर और कहा कि निकालो। और 6 घंटा इन्होंने लगा दिए वही टिफ़िन बिनने में, है ना। बड़ी आराम से ऐसे ले जाते, अरे भाई फूटे ना, अरे धीरे धीरे करके ऐसे जग ना जाए कहीं, आराम आराम से निकाल के ले जा रहे थे क्या टिफ़िन। रात थी उस युद्ध के समय में, वो तुम माइंस टिफ़िन भी वैसे ही होता जैसे माइंस होता। तुमने माइंस देखा नहीं कैसा होता है, आज चेक करके देखना है, वैसा ही उसका डिज़ाइन होता है। वो इतना, अरे मरने का डर सबको रहता है, खोलेगा कौन उसको, है ना, उड़ जाए पूरा, चले जाए, चिथड़े उड़ जाए। तो वो रात भर अंधेरे में वही टिफ़िन बीनते रहे, 6 घंटे तक उन्होंने केवल टिफ़िन बीने हैं, वही 120, है ना। हाँ, इतना ही दिमाग होता था। फिर पाकिस्तान कैसे होता, सेवर जेट दिए थे पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को, कहा था दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐसा लड़ाकू विमान है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं गिरा सकता, इवन रूस भी नहीं, रूस भी उसको गिरा नहीं सकता था। इतना पावरफुल उसको दिया था सेवर जेट उसने, अमेरिका ने पाकिस्तान को, और हमने उसको नाड़ से मारा था। एक ऐसा विमान जो बिल्कुल कबाड़ था, है ना, जैसे तुम्हारे यहाँ घर में साइकिल पड़ी होगी कबाड़ वाली, वैसे ही हमारे यहाँ सेना में नाड़ विमान थे, हमने उनका इस्तेमाल किया था। सोचो दुनिया के सबसे उन्नत जहाज़ को हमने दुनिया के सबसे घटिया जहाज़ से मार के गिराया है। तो पाकिस्तान, इतना ही दिमाग होता तो फिर पाकिस्तान कैसे होते, है ना। रात, हाँ, तो रात भर इन्होंने 6 घंटे तक, लगभग 6 घंटे इन्होंने केवल और केवल टिफ़िन बीने हैं, और बड़ी आराम से ले जाते, कहीं फूट न जाए, चीथड़े उड़ जाए, है ना, बचा के रख रहे थे। फिर 3 बजे, 6 घंटे के बाद, 9 बजे से 6 घंटे देखोगे 3 बज जाएगा, लगभग 3 बजे के आसपास इनको जानकारी हुई कि नहीं ये तो टिफ़िन है, धोखा हुआ हमारे साथ। भड़क गए, इन्होंने कहा कि मारो इनको, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, इनके पास लगता है सच में हथियार ज़्यादा है नहीं, बेवकूफ़ बनाए केवल हमको। भैया कर दिए हमला हमारे ऊपर। हमने क्या किया था, पूरी नाली खोद के रखी थी और सैनिकों से कह दिया था कि एक जगह से फायरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर अभी यहाँ से फायरिंग कर रहे हो तो थोड़ा दूर, अगली फायरिंग थोड़ा दूर जाकर के ऐसे दौड़ के फायरिंग करो। बहुत लंबी रेंज हमने बना रखी थी कि यहाँ से वहाँ तक दौड़ के तुमको क्या करना है, फायरिंग करना है। इनको पता नहीं लगना चाहिए कि 120 हैं, एक यहाँ से फायरिंग है तो दूसरी वहाँ से कहीं दूर से आनी चाहिए गोलियों की आवाज़। तो इनको लगना चाहिए कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, मतलब सैनिक ज़्यादा हैं, गलत जानकारी मिली इनको। तो ऐसे ही किया हमारे सैनिकों ने, दौड़ के अभी यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, ऐसे। अब इनकी धज्जियाँ उड़ गई, इनको लगा यार धोखा हुआ है हमारे साथ, गलत बताया गया हमको, है ना। तो ये डर गए, इनको लगा कि यार लगता है 120 नहीं, यहाँ पे सैनिक ज़्यादा हैं, है ना। इनको लगा कि 10-12 हज़ार सैनिक यहाँ पे हैं, हमको जानकारी गलत मिली है, ऐसा ना हो चिथड़े हो जाएँ। लेकिन फिर कमांडर उड़ चुका था इनका, तो सेना में जोश आ ही जाता है, तो सेना फिर भी रुकी रही इनकी। अभी हमारे साथ में, हमारे लिए खतरा हो गया था ये, क्योंकि पैटर्न टैंक को उड़ाना था और फिर उनके पास इतने हथियार भी थे, है ना। और हम लोग तो 120 ही थे और हथियार भी हमारे पास लिमिटेड थे। 120 सैनिक होंगे तो उनके पास हथियार कितने होंगे, अंदाजा लगा के देखो। सोचो हमारे पास माइंस निकली थी केवल 3, तो हथियार कितने ज़्यादा होंगे, 120 बंदे। हाँ बस उतना ही होगा। तो हम लोग ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर हमने फ़ोन किया अपनी एयरफोर्स को, क्या किया, फ़ोन किया कि हमको अब बैकअप चाहिए, क्योंकि अब इनको पता लग गया है और तुमको अब सुरक्षा देनी पड़ेगी, एयरफोर्स आ जाए तो हम इनका सामना कर सकते हैं। तो हमने फ़ोन किया फिर जैकी सराफ को, है ना, याद है ना बॉर्डर मूवी में, जैकी सराफ के पास फ़ोन किया, फिर कहा कि भाई लेके आओ अब एयरफोर्स, नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ये पोस्ट हमारे हाथ से चली जाएगी। तो जैकी सराफ ने क्या जवाब दिया पता है, हाँ हमारे पास हंटर विमान है। कौन सा विमान है, हमारी एयरफोर्स के पास कौन सा विमान था, हंटर था, है ना। और ये ऐसा था, समझ लो जैसे पहले समय में ट्रैक्टर होते थे, उसमें हेडलाइट नहीं होती थी, है ना, ये वैसे ही थे। ये रात में उड़ नहीं सकते थे, है ना, इसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं था, तो ये रात में उड़ान नहीं भर सकते थे। तो हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया कि हम रात में अभी उड़ान नहीं भर सकते हैं, ऐसा करो तुम कैसे भी करके इनको सुबह तक रोक लो, उसके बाद में हम देख लेंगे। 3 बज ही चुका है, 1-1.5 घंटे और देख लो, थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, फिर हम इनको पूरा झेल लेंगे। तो ऐसे में हमने दौड़ के इधर उधर से फायरिंग की, रोका, जो भी किया, उसमें हमारे सैनिक भी मारे गए। फिर भी हमने इनका सामना किया और जैसे ही 4 बजे
3 बजे से 1 घंटा बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, 4 बजे दिखने लगता, नहीं दिखने लगता, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। हमने अंधेरे में टो के ऐसे विमान उड़ाए हैं, मतलब अंदाज़ा लगा के कि यहाँ होंगे वहाँ होंगे, ऐसे हमने वहाँ से हमला किया है। और फिर हमने ऊपर से हमला किया है हंटर विमान से। और जब ऊपर से हंटर विमान से जैकी श्रॉफ ने हमला किया तो पता है क्या होता है, इनके सारे पैटर्न टैंक जिसको अमेरिका ने ये कहकर दिया था कि इसको कोई भी गिरा नहीं सकता है, इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, उसको हमने ऐसा धोया है कि जो फायर करने वाली आगे की नाल होती है उसकी बहुतों की ऐसे झुकी पड़ी थी, है ना। आज भी हमारे पास वो उनके पैटर्न टैंक हैं, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो हमने उनको बहुत बुरी तरीके से धोया और यहाँ से इनको ये युद्ध हरा दिया था। तो कितने भी उन्नत हथियार कैसे भी हो, तुम कह रहे थे ना कि टिफ़िन में कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो पाकिस्तान है, वो हो सकते हैं। तुम वहाँ पे और भी कुछ रख देते, तुम रस्सी डाल देते, वो सांप समझ लेते, वो बेवकूफ़ हैं, खच्चर हैं, वो समझ लेते हैं, है ना। तो कंफ्यूज हो सकते। सोचो जिनके पास सेवर जेट हो, वो नाड से हमला करें और वो हार जाएं, है ना। सेवर जेट दुनिया का सबसे उन्नत जहाज और नाड सबसे बेकार, उससे हमने गिरा दिया। पैटर्न टैंक लेके 100 पैटर्न टैंक लेके 120 के सामने हार गए। तुम पाकिस्तान का सोच ही क्या सकते हो, क्या सोच रहे हो तुम पाकिस्तान को। तुम्हारे जैसे नहीं है वो खच्चर हैं, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं वो खच्चर हैं, वो हैं खच्चर तभी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हारेंगे। अभी क्या हुआ, अमेरिका को फ़ोन इन्होंने लगाया कि भाई अब तो तुम्हारा ये भी गया है। अमेरिका को लगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मैटर, यहाँ पे बार बार तुमको जो हम हथियार दे रहे हैं तुम खराब कर रहे हो, सबसे बेहतरीन हथियार तुमको दे रहे हैं, तुमको चलाने की तमीज़ नहीं है ना। तो अब क्या क्या, ये मिटा, यहाँ पे ये थोड़ा मिटा दें, यहाँ पे जगह चाहिए हमको। अभी क्या किया, इनकी एयरफोर्स लड़ चुकी है, सेवर जेट पहले लड़ चुकी नहीं लड़ चुकी, अभी एयरफोर्स यहाँ से हमला कर नहीं सकती है। 1965 में इन्होंने हमला किया था सेवर जेट से, उसका हमने बेहतरीन जवाब दिया था। फिर यहाँ से इधर ये हमला कर नहीं सकते क्योंकि रास्ते में गिरा देंगे, नहीं कर सकते ना। इधर से आएंगे, अब क्या करेंगे, पानी पानी आएंगे। तो इधर से इन्होंने क्या किया, यहाँ से चले और कहा कि अब पानी पानी चलते हैं इधर, ठीक है। अब पानी पानी चलने के लिए इनके पास भी पानी वाला जहाज होना चाहिए जो लड़ाई कर सके। तो इनके पास था एक PNS गाजी, नाम सुना है, ये भी इसको अमेरिका ने दिया था। अमेरिका समझ लो उस समय इसका माई बाप था। अमेरिका हमारे खिलाफ इसको हथियार क्यों दे रहा था, पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, 1965 में हमने लड़ाई लड़ी थी, है ना। पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो चुका था और अमेरिका फिर इसको हथियार इतना क्यों दे रहा था, क्योंकि हमने, तुमको याद होगा LTT पढ़ाया था, LTT पढ़ाया था ना, हमने यहाँ श्रीलंका से इनको भगाया था, है ना। तो अमेरिका फिर हमसे चिढ़ा हुआ बैठा था कि भारत से भी तो बदला लेना है ना। तो इसी वजह से पाकिस्तान को इतने हथियार दे रहा था, इतने उन्नत, दुनिया के सबसे बेहतरीन। उसने अब की से कहा कि ये PNS गाजी जो है, इसको दुनिया में मारने के लिए कोई मिसाइल बनी नहीं है, कोई भी ऐसी मिसाइल है नहीं जो इसको मार के गिरा सके। और इस बार ये बात बिल्कुल सच थी कि PNS गाजी को कोई भी मार के गिरा नहीं सकता था पानी में। उसका कहना था, अमेरिका का दावा था, कोई इसको पानी में डुबा नहीं सकता है गाजी को। अब ये इसके पास थी, अब ये इधर से चलेगी, है ना। और हमारे विक्रांत में इतनी क्षमता थी नहीं कि वो PNS गाजी को मार के गिरा सके। अब हमारे पास संकट आ गया कि अब करेंगे भी तो क्या करेंगे, है ना। जैसे ही ये इधर आएगा इसकी तो धज्जियाँ चली उड़ जाएंगी और ये सैनिक इधर से निकल भी सकते हैं, इधर से इनको अगर नहीं भी निकलेंगे तो इधर से इनको इन्फोर्समेंट मिल जाएगी, है ना। सेना और जा सकती है, हथियार और जा सकते हैं। ऐसे तो हमने ब्लॉकेज कर रखा है, बाहर से ना सैनिक जा सकते हैं इधर से आकर के और ना ही सेना जा सकती है, क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ से जाने का तो बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। और इधर से तो हमने विक्रांत लगा रखा था, तो ये PNS गाजी लेकर के आ गया। अब PNS गाजी में हमको समस्या थी कि विक्रांत इसको मार के नहीं गिरा सकता था, और ये वास्तविकता थी। और विक्रांत ने गिरा भी नहीं पाई, विक्रांत इसको गिरा भी नहीं पाया, ठीक है ना। ये चल दिया इधर से। अच्छा, लेकिन एक बात, जैसे तुमको बार बार कहते हैं पाकिस्तानी खच्चर हैं, तो है खच्चर। अभी देखो एक और प्रूफ देंगे इसका, हाँ, फिर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करेंगे। अब ये यहाँ से चले, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी, इतनी जल्दी हार मान जाएगी वो, हाँ। उसने क्या किया, उसने कहा कि जो विक्रांत में जितने भी सैनिक हैं वो सब अपने घर में फ़ोन कर दें और कह दें कि हम वापस आ रहे हैं। विक्रांत वहाँ से पोस्ट छोड़ रहा है, ये रास्ता खाली कर रहा है, वापस आ रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में कहलवा दिया कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, हम आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था। बहुतों ने होटल बुक कर लिया कि हम घूमने जाएंगे, ये वो सब ने होटल बुक कर लिया, बहुतों ने घर में फ़ोन कर दिया। अब जब सबके घर में महिलाओं को पता लग जाएगा तो उस समय की सबसे बड़ी मीडिया कौन होती थी, महिलाएं। महिलाओं के पेट में बात नहीं रुकती है, अभी भी वही कंडीशन है ना। तो उनके पेट में बात नहीं बचती है। और इंदिरा गांधी को ये बात पता थी क्योंकि वो भी तो एक महिला थी। उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्लान बनाते हैं, महिलाओं को जानकारी करवा देते हैं, फिर ये महिलाएं पूरे दुनिया में फैला देंगी कि आ रहे हैं हमारे वो वाले, है ना, वो हमारे घर आ रहे हैं अभी। तो वहाँ से वापस किया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, है कि नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये विक्रांत वापस यहाँ आ रहा है। कहाँ,
विशाखापट्टनम, है ना। और यहाँ की मार्केट में पूरा बवाल मच गया कि ये सामान खरीदो, वो सामान खरीदो। यहाँ पे स्वागत की तैयारियाँ होने लगी कि विक्रांत आ रहा है, इतनी तबाही मचा करके, पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा करके, पूरी तैयारी के साथ इनका स्वागत गर्मजोशी के लिए होना था। लेकिन विक्रांत वहाँ का वहीं डटा था, वो हटा वहाँ से नहीं। केवल यहाँ अफवाह थी कि ये लोग वापस आ रहे हैं, महिलाओं ने पूरा फैला लिया। अब जासूस उनके लगे होंगे, उस समय भी उनको पता लग गया कि यहाँ इतनी तैयारी हो रही, क्यों हो रही, पता लगाया होगा वहाँ पे जाकर के, तो मालूम हुआ कि विक्रांत वापस आ रहा है, इसकी तैयारी हो रही। इन्होंने तुरंत खबर कर दी सीधे पाकिस्तान कि भाई वहाँ जाना नहीं, इधर बांग्लादेश की तरफ नहीं मिलेगा तुमको विक्रांत। विक्रांत यहाँ आ गया आंध्र प्रदेश साइड में, विशाखापट्टनम में मिलेगा तुमको। ऐसा करो, वहाँ उतनी दूर क्यों पेट्रोल खर्चा करोगे, इधर ही मिल लो ना, इससे रहेगा सही कि नहीं रहेगा। उनको लगा कि विक्रांत में तो वैसे भी दम है नहीं, और ये वास्तविकता थी, विक्रांत तो तबाह हो जाता पूरा। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे कि अब हम फोड़ ही देंगे, चलो चलते हैं, देखते हैं। ये चल दिया भैया विशाखापट्टनम। और इस समय हमारे पास केवल एक जहाज़ था जो इसको मार के गिरा सकता था, जिसमें हमको भरोसा था कि अगर हम इससे लड़ेंगे तो हो सकता है हम PNS गाजी को हरा दें, है ना। एक ही ऐसा हमारे पास हथियार था जिसका नाम था INS राजपूत। नाम सुना है? INS राजपूत। यही एकमात्र ऐसा हमारे पास हथियार था जो लगता था कि यही मुकाबला कर सकता है। पर इसमें एक समस्या थी, ये उस समय बिगड़ा था, इसके इंजन में खराबी आ चुकी थी, ये चल नहीं सकता था। हाँ, ये एक पास खड़ा था तो ये चल नहीं सकता था, है ना। तो इससे हमला हम कैसे करते, इसके ऊपर, गाजी के ऊपर नहीं कर सकते थे ना। तो ये हमला करने के लिए तैयार भी नहीं था। ये यहाँ विशाखापट्टनम में बनने के लिए, रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे खड़ा था, है ना। इसकी रिपेयरिंग हो रही थी, इसका इंजन खराब था। हथियार तो तब भी चल रहे थे ना, हथियार चल सकते हैं, मिसाइलें चलेंगी उसमें, पर इंजन नहीं चल सकता था, दौड़ा नहीं सकते थे हम इसको। पर इसको जानकारी थी नहीं, है भाई साहब चल दिया यहाँ से कि चलो चलते हैं विशाखापट्टनम घूम के आते हैं, है ना। सोचा विक्रांत को मारेंगे, पर यहाँ पे कौन खड़ा था, इनका बाप, है ना। और जैसे ही यहाँ पे आए, राजपूत ने इन पे ऐसा हमला किया, जब तक ये समझ पाते कि हो क्या रहा है इनके साथ, तब तक राजपूत ने क्या किया, PNS गाजी को तबाह कर दिया। पूरा PNS गाजी क्या कर दिया, तबाह। किसने? INS राजपूत ने। और यहाँ से PNS गाजी भी खत्म। अब पाकिस्तान का माथा चकराया कि ये वाला भी गया, दुनिया का सबसे बेहतरीन, अब ये भी चला गया, अब क्या करेंगे। अब मैटर गड़बड़ हो गया, फिर अपने माई बाप को फ़ोन करेंगे। माई बाप कौन पाकिस्तान के? अमेरिका, है ना। हाँ, इस समय चीन है, सही बात है। तो अमेरिका को फ़ोन किया, कहा कि भाई साहब यहाँ पे मैटर गड़बड़ हो चुका है, तुमने जो PNS गाजी भी दिया था वो भी अब बर्बाद हो चुका है, उसको भी एक बिगड़े जहाज़ ने मार दिया है जो चल भी नहीं सकता था, ऐसे जहाज़ से मार दिया है। तो बेवकूफ़ी की हद समझ रहे हो ना। अभी तुमको भरोसा हुआ कि टिफ़िन से कैसे बेवकूफ़ बन सकते हैं, है ना। तो वो हैं ऐसे, टिफ़िन से बेवकूफ़ बन सकते हैं। अभी देखो, अभी क्या हुआ, इन्होंने फ़ोन लगाया किसको, अमेरिका को, कि भाई साहब तुम्हारा सेवर जेट हम 65 में खो चुके हैं, है ना। पैटर्न टैंक तो हम यहाँ पे धज्जियाँ इनकी उड़वा ही चुके हैं, और इधर बचा खुचा तुम्हारा PNS गाजी, इसको एक बिगड़े हुए जहाज़ ने मार दिया। अब अमेरिका परेशान, यार इतने पैसे करोड़ों रुपए खर्च करके हम इतना बढ़िया जहाज़ बनाए थे और तुम खराब जहाज़ से इसको हरवा दिए, है ना। ये तो यार बेइज्जती वाली बात। उसने, अमेरिका को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या इसको कोई मार भी सकता है PNS गाजी को। अमेरिका को विश्वास ही नहीं हुआ। वहाँ जांच के लिए कमेटी बना दी गई कि भाई इस पर जांच करो, क्या सच में ऐसा हुआ है। वहाँ जांच होने लगी, अमेरिका कंफ्यूज। अब अमेरिका ने कहा ये तो मेरी बेइज्जती है। अमेरिका कहाँ है, ये है इधर, अमेरिका है नहीं है, और ये हमारा भारत पाकिस्तान का मैटर है ना, ये है पाकिस्तान इधर, ठीक, ये भारत पाकिस्तान का। अब इसको लगा कि यार अब कुछ मदद देनी चाहिए। तो अमेरिका ने कहा कि चलो अच्छा, अब हम डायरेक्ट हम ही तुम्हारी मदद करते हैं, तुमको तमीज़ नहीं, तुम हो खच्चर, हथियार कितने भी अच्छे तुमको देंगे पर तुम बेवकूफ़ी करोगे कुछ ना कुछ, और हम ही डायरेक्ट आते हैं, हम खुद ही चलाएंगे आकर के, है ना। अब यहाँ से अमेरिका ने अपना भेजा नेवी का 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? 7वां बेड़ा, ठीक है ना, 7वां बेड़ा भेजा। अब यहाँ 7वां बेड़ा में क्या था, बहुत बड़े बड़े जहाज थे। उस समय जितनी पूरे पाकिस्तान में नेवी थी, पाकिस्तान की पूरी नेवी के लगभग 3 गुना अकेले 7वें बेड़े में थे जहाज। इतनी बड़ी, इतना बड़ा 7वां बेड़ा था। अब भारत की हवा खराब हुई कि इसके सामने कैसे मुकाबला करेंगे। एक एक जहाज आते थे तो खतरा हो जाता था हमारे लिए। पाकिस्तान की पूरी नेवी के 3 गुना के बराबर एक बेड़ा उनका आ रहा है। इसका क्या नाम था? 7वां बेड़ा। अब ये 7वां बेड़ा आ गया, अब हमारी हवा खराब है। हमने कहा अब क्या करें, तो क्या करेंगे, हमने रूस को फ़ोन लगाया, भाई साहब तुमको हम बचाए थे LTT वाले मामले में, अब तुम्हारी मदद नहीं करोगे। उसने कहा अरे तुम मांगते क्या हो, हम तो बताओ तो हम तुरंत आ रहे हैं। रूस, ये इधर रूस रहा, रूस ने कहा कि चलो हम आ रहे हैं इधर। रूस ने भेजा हमारे लिए, कहा कि ये 7वां बेड़ा लेके आ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए 40वां बेड़ा भेज रहे हैं। कौन सा? आओ भाई साहब,
अब ये उससे भी बहुत बड़ा खतरनाक था, है ना। ये इधर आ करके पूरा ये रास्ता ब्लॉक कर लिया, कहा कि आओ देखते हैं क्या होगा। रूस ने पूरी सिक्योरिटी, पूरी लाइन बिछा दी, आओ निकलो आके। पाकिस्तान पहले हमको रूस को धमकी दे रहा है, कह रहा है हट जाओ अपना 40वां बेड़ा लेकर के, हम परमाणु बम लेकर के आए हैं 7वें बेड़े में। रूस ने कहा लेके तो हम भी आए हैं, लगभग 200-250-300 होंगे कुछ परमाणु बम, रख रहे थे तो जल्दी जल्दी में गिनती नहीं कर पाए हैं, होंगे हमारे साथ। आओ अच्छा, जब तुम आओगे सामने तब जब चलाते रहेंगे तो एक एक की काउंटिंग करते रहेंगे कितने चलाए हैं, है ना, फिर हम बताएंगे तुमको। तो यहाँ पे अमेरिका को लगा कि यार इतनी बड़ी चैलेंज है, मतलब 200-250 परमाणु बम मतलब छोटी बात है ये, 40वां बेड़ा, है ना। अब जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचा, यहाँ पे ब्रिटेन की सेना लगी हुई थी, ब्रिटेन की नेवी और अमेरिका की नेवी उसमें मिला जुला चल रहा था। तो ब्रिटेन वालों ने फ़ोन कर दिया भाई जाना नहीं, यहाँ लग चुका है पूरा 40वां बेड़ा, पूरा एरिया घेर के रखा है, जानने की हिम्मत भी मत करना वरना फोड़ फोड़ के मारेंगे तुमको वहाँ पे। अब यहीं से क्या होता है, इनका ये 7वां बेड़ा वापस हो जाता है, और ऐसे में ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। क्या वो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब उनको हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इनको कौन धो रहा था? मुक्ति वाहिनी, है ना। अभी क्या हुआ, मुक्ति वाहिनी भी धो रही थी, और हमारे यहाँ के जो एक कमांडर थे, उनका नाम था निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, उन्होंने क्या किया, एयरफोर्स से ऊपर से एयर ट्रूप्स ड्रॉप किए। उसमें क्या था, केवल पुतले थे, वास्तविक इंसान थे नहीं उसमें, केवल पुतले। तुमने फिर हिला दिया है, क्या करो, पैर लगा दे। तो उन्होंने क्या किया, पुतले भेजे ऊपर से, एयर ट्रूप से केवल पुतले ड्रॉप किए 5000। और बीबीसी न्यूज़ वालों ने छाप दिया कि भारतीय 5000 भारतीय सैनिक वहाँ पे बांग्लादेश में उतर चुके हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेशियों की हवा ख़राब हुई कि अभी ये बाहर से सपोर्ट दे रहे थे तब तो इतनी बुरी हालत है हमारी, अभी ये खुद आ चुके हैं तब क्या होगा। ये डरते बहुत थे भारतीयों से, आज भी डरते हैं, इनकी हवा ख़राब होती है ना। यहाँ पे 93,000 सैनिक थे पाकिस्तान के, किसके, और 5000 एयर ट्रूप से डर गए, सरेंडर कर दिया इन्होंने, कहा कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकते। 93,000, दुनिया के सब ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी किसी देश के पास सेना हो। 93,000 सैनिक बहुत होते हैं, 1 लाख के आसपास लगभग। 93,000 सैनिकों ने दुनिया में पहली बार कहीं पे सरेंडर किया था एक साथ में, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। 93,000 सैनिक होंगे तो वो बिना हथियारों के भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे, पर सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान करेगा, है ना। और इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ रखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किसने किया है, किसने करवाया है, हिंदुस्तान ने, है ना। हिंदुस्तान ही ये करा सकता है। तो तुम सोचो, तुम इन पर भरोसा कर रहे हो, है ना। अब हमने इनको पकड़ लिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने चाल चली, इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी थोड़ा यहाँ पे चूक गई, हम कहेंगे लड़ने के लिए तैयार थी पर उनके पास ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी उनके पास। उन्होंने यहाँ पे फिर शिमला समझौता करा लिया। क्या करा लिया, समझौता, है ना, शिमला समझौता करा लिया। कब होगा ये, 1972 में, क्योंकि नवंबर दिसंबर के पास हुआ ये मैटर, तो ये 1972 में शिमला समझौता हो जाता है, ठीक है ना। अब इस समझौते में क्या होता है, ये मानने को तैयार हो जाती है कि ठीक है तुम्हारे 93,000 जो सैनिक हैं ये हम वापस कर देंगे, और ऐसा करना जो यहाँ पे जो पोस्ट है, इधर बर्फीला इलाका है तो सर्दियों में हमारे सैनिकों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तुम्हारे भी सैनिकों को दिक्कत होती होगी। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर का मतलब ना तुम गोली चलाना ना हम चलाएंगे, ये होता है सीज फायर, मतलब आपस में लड़ेंगे नहीं। यहाँ पे सर्दियों में तुम अपने सैनिक वापस ले लेना, हम भी अपने सैनिक वापस लेंगे, पोस्ट पूरी छोड़ देंगे, ठीक है ना, आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो यही हुआ। तो यहाँ पे सीज फायर शिमला समझौते में क्या हुआ, हाँ सीज फायर किया गया, ये मनवाई गई बात। और दूसरी क्या हुआ, इनके जो 93,000 सैनिक थे वो हमने वापस कर दिए। पर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि उन 93,000 सैनिकों की कनपट्टी पे गोली लगा करके हम क्या कहें, ये छोड़ो पीओके का जो तुमने कब्जा कर रखा है इधर, छोड़ो वापस करो। नहीं तो क्या करेंगे, एक एक के बांध के बम भेजेंगे तुम्हारे यहाँ और फिर यहाँ से रिमोट दबाएंगे, है ना। ऐसा भी तो कर सकते थे, है ना, पर नहीं किया, वापस कर दिया। केवल यहाँ पे सीज फायर, यहाँ वापस करने के लिए हम ये भी तो कह सकते थे, तो ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी होती हैं फेल। आज वो सीज फायर का उल्लंघन कर देता है तो एक समझौता ही ना माने। आज जो सीज फायर का उल्लंघन हर तीसरे दिन करता है, हर रोज़ न्यूज़ में सुनते हो ये सैनिक मारा गया, वो सैनिक मारा गया। क्यों मारा गया, क्योंकि हम तो इंतजार में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा सीज फायर है, मतलब वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हम आराम से बैठते हैं वहाँ पे अपनी पोस्ट पे, वो धोखे से मार देता है। अब तुम तैयार नहीं बैठे हो वहाँ पे लड़ने के लिए, तुमको लगता है हमारा सीज फायर है, लड़ेंगे नहीं, और वो तैयार बैठा है कि हम मार देंगे, हमको दिखाएंगे कहीं से। तो ऐसे में तुम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हो कि जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो गए, आज ये शहीद हो गया, कल वो शहीद हो गया। इसी कारण यही सीज फायर ही है, इसी के उल्लंघन के कारण हो जाता है। न्यूज़ में देखा होगा, एंकर चिल्लाते होंगे सीज फायर का उल्लंघन किया और हमारा एक शहीद, ऐसे सुनते हो ना ये, हाँ उतनी ही तो न्यूज़ आती है ना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हम उसको पीओके से वापस जाने के लिए भी कह सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।
तो यहाँ पे इंदिरा गांधी क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। बाकी वो हर जगह पास है। आयरन लेडी है, लड़ने के लिए तो बिल्कुल फिट है, लड़ने में उससे आगे कोई नहीं है, पर लड़ना ही सबको थोड़ी ना होता है, प्लानिंग भी होनी जरूरी होती है ना। तो ये 1971 का युद्ध समझ में आया पूरा, है ना। युद्ध शुरू करके ख़त्म भी कर दिए, समझौता भी करा दिए। इसमें कुछ डेटा है जो तुमको याद करने वाला है, ये इसमें से कुछ पूछ सकता है, वो तुम लोग